राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवासर क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और ये मॉडल पेपर भैया हम नहीं बनाए हैं या और कोई नहीं बनाया है, आपके बोर्ड ऑफिशियल बोर्ड के तरफ से आया है। आपका जो यूपी एमएसपी है उसके तरफ से ये पूछा गया है, दिया गया है मॉडल पेपर। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, आखिर ये मॉडल पेपर से फायदा क्या है पहले वो जान लीजिए, तब हम आगे की बात करेंगे। क्योंकि जब तक आपको फायदा नहीं मिलेगा तब तक आप रुकोगे नहीं। देखिए मॉडल पेपर का सबसे पहला फायदा होता है कि इससे आपको यह मालूम चल जाता है कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा बात यह मालूम चल जाता है कि भैया समय कितना मिलेगा, क्या कुछ चेंजिंग हुआ है कि नहीं, यह सब मालूम चल जाता है। और तीसरा बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यह मालूम चलता है कि एमसीक्यू कितना आएगा, गद्यांश को आएगा, पद्यांश को आएगा, क्वेश्चन कितने आएंगे, ये सब मालूम चल जाता है। सेम ये जैसा मॉडल पेपर है सेम टू सेम ऐसा ही आपका पेपर बनकर आएगा। ये मेरी तरफ से 100 की 100% गारंटी है। ठीक, 100 की 100% गारंटी है मेरे भाई। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है विश्वास करो या ना करो। आप देख लेना, जब आप पेपर देख के आओगे ना तो मैं अभी आज की वीडियो में जितना बताऊंगा उतना ही क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। और जितने नंबर पे बताऊंगा उतने नंबर पे ही क्वेश्चन आएगा। अगर बोल दिया कि 2 नंबर पर गद्यांश आएगा तो 2 ही नंबर पर गद्यांश आएगा। इतना पावर है मॉडल पेपर का। ठीक है, तो आप मॉडल पेपर को हल्के में मत लो। पहले बता देता हूं, इस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं बोर्ड की तरफ से वो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं, और बदलाव हुआ है तो क्या हुआ है, और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू कितना आएगा, और सारे क्वेश्चन कितने आएंगे। देखिए यहां पर समय आपको 3 घंटे 15 मिनट ही मिलने वाले हैं। पूर्णांक यानी कि आपका जो टोटल नंबर होने वाला है वो 100 नंबर का ही होने वाला है। ठीक, यहां पर नोट्स कुछ दिए गए हैं। पहला दिया गया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। शुरू के 3 घंटे 15 मिनट है आपके पास, जिसमें से 15 मिनट आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हो। ठीक, दूसरा है कि इस प्रश्न में 2 खंड हैं, खंड क और खंड ख। दोनों खंडों में सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, यानी कि आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ेंगे तो आपका नंबर कटेगा। ठीक, चलिए खंड क पर आते हैं। और खंड क पर जैसे आप आइएगा तो आपको खंड क पर पहला प्रश्न का 5 एमसीक्यू दिखाई देगा, क ख ग घ अंग। ये पांचों के पांचों एमसीक्यू आपके कहां से आएंगे भैया, तो गद से आएंगे। आपके हिंदी को 2 भागों में बांटा गया है, गद और पद। तो शुरू का जो पहला प्रश्न है इसमें 5 एमसीक्यू आएंगे, क ख ग घ अंग। और ये पांचों एमसीक्यू कहां से आएंगे, गद से आएंगे। ठीक है, चलिए मैं बहुत जल्द इनके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट गद्यांश के ऊपर, इंपॉर्टेंट गद से बहुकल्पीय प्रश्न पर बहुत जल्द। अभी तो साइंस के एमसीक्यू में बता रहा हूं, इस पर भी बहुत जल्द लेके आऊंगा। टेंशन आप मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए पहला का क नंबर प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक जो है मेरे भाई वो आपके यहां पर संपूर्णानंद जी हैं। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि लल्लू लाल की रचना है सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु या रानी केतकी की कहानी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेम सागर। पारदा कहानी के लेखक हैं, तो पारदा कहानी के लेखक आपके यशपाल जी हैं। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ऐसे हल्का में इन क्वेश्चनों को मत लेना। ठीक है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, राम विश्वनापुरी, राहुल सक्रात्यानंद या रांगे राघव। तो देखिए आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा के लेखक हैं वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और जयशंकर प्रसाद जो है वो क्षयवादी युग की रचना है। तो यहां पर क्षयवादी दिखाई दे रहा है, तो हाँ भैया दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर ढूंढा जाता है। हमें ये नहीं मालूम है कि कामायनी किस युग की रचना है, लेकिन ये मालूम है कि कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं, तो वो आपके हैं क्षयवादी युग के लेखक यानी कि कवि हैं। तो इसलिए भैया हमने ऑप्शन ढूंढ लिया। ठीक है, चलिए दूसरा का ख है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन सा प्रगतिवादी युग का है। अग्रदास जो है ये प्रगतिवादी युग का है। टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बता दूंगा कि प्रगतिवादी के युग के महत्वपूर्ण कवि कौन है, फिर रीतिकाल के कौन है, फिर आपके भक्ति काल के कौन है, ये सारा मैं बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग नंबर। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1943। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, द्विवेदी युग की रचना भैया कमायनी नहीं है, क्योंकि कमायनी अभी बताया हमने किस युग की रचना है, क्षयवादी युग की रचना है। ठीक, चलिए भैया पेपर तो बहुत आसान आया है और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इस बार का पेपर भी बहुत अच्छा आने वाला है। अगर थोड़ा सा भी आप मेहनत कर दोगे ना तो बवाल मचाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो थोड़ा बहुत मेहनत कर दोगे, मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छा से अच्छा नंबर आपका उठ जाएगा। ठीक है ना। चलिए लास्ट एमसीक्यू दूसरा का ये 5वां है। अक्षाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की है तो कृष्ण भक्ति सखा से है। अक्षाप यानी कि कृष्ण भक्ति सखा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो देखिए अब मैं समझा देता हूं कि आपको एमसीक्यू कितने पूछे जाएंगे। अभी एमसीक्यू हमने टोटल कर लिया, तो आपके पेपर में टोटल 10 एमसीक्यू आएंगे। 5 एमसीक्यू आएंगे गद्य से और 5 एमसीक्यू आएंगे पद से, समझ गए। और मैं ये बहुत जल्द करा देने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, आप जैसे पेपर में बैठोगे, जैसे आपको पेपर मिलेगा सामान्य हिंदी का, उसमें जैसे आप तीसरा क्वेश्चन देखोगे तो आपसे गद्यांश पूछा जाएगा, देख लेना आप। तो तीसरा क्वेश्चन में बोलेगा कि नीचे दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे अथवा अथवा करके। देखिए एक ये दिया गया है और यहां पर अथवा करके एक ये दिया गया है, तो इनमें से कोई एक को करना है आपको। ठीक है, अब जिसका आंसर आपको मालूम है, जो आप कर सकते हो वो कर लो। चलिए आपको मैं दोनों करके बताता हूं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। इतना पढ़ते तो मालूम चल गया भैया कि ये वासुदेव शरण अग्रवाल के राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, जिसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल है। इस तरह आप लिख सकते हो ना, आराम से लिख सकते हो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो यहां पर देखो इसका आंसर यहीं पर है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। दूसरा का आंसर मिल गया। आगे ध्यान दीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से लेकर यहां तक इसका रेखांकित किया गया है, इसकी व्याख्या करनी है। मतलब यहां से लेकर यहां तक पढ़िए और आपके अंदर जो भावना उत्पन्न हो रही है वो आप लिख डालिए। मैं जैसे पढ़ूं, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उसे कौन परिचित ना होना चाहेगा। तो मैं जानता हूं क्या लिखता, मैं लिखता कि लेखक कहता है कि जो हमारी धरती माता है, जो हमारी पृथ्वी है, यहां पर बहुत सारे प्रजातियां, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और ऐसे ऐसे पुष्प पौधे पाए जाते हैं, जिनके कारण यह धरती बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। और इस धरती पर रहने वाले जीव जंतु सजीव सभी इन धरती माता के एक बच्चे के समान है और यह बच्चा उनके मां के समान का रूप पूजता है। और ऐसे मां को कौन परिचित ना होना चाहेगा, ऐसे मां के बारे में कौन ना जानना चाहेगा। ऐसे आप खुद से चढ़ा बढ़ा के लिख सकते हो। समझ में आया। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो देखिए यहां पर गद्यांश में इसका आंसर होगा, मैं खोज देता हूं, पृथ्वी की गोद को किसने सजाया। तो देखो यहां पर दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। मिल गया आंसर। इतना आसान तो होता है भैया गद्यांश को सॉल्व करना, इतना आसान। आगे पांचवा है कि भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए हमारे भावी आर्थिक, देखिए यहां से इसका आंसर है, यहां से हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। बस इतना आंसर है। सोचो ना यार, इतना गद्यांश इतना आसान होता है और आपके पेपर में ये 10 नंबर का आता है, फोकाटी में 10 नंबर दिखे जाता है, फोकाटी में। तो इससे आपको दूर ना भागना है, इनको आपको जरूर सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना। चलिए अथवा करके रहेगा, यदि वो गद्यांश आपको नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा कि वो किस चैप्टर से लिया गया है, तो आप ये वाला कर लो। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है। भैया इतना पढ़ते तो मालूम चल ही गया कि अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है, जिसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है। समझ में आया। चलिए तो यहां पर इसका जो ये क्वेश्चन है, ये खुद आप कीजिएगा। मैंने पहले वाले का कराया, अब दूसरे वाले का कर लीजिएगा। हम दोनों भाइयों का बात बराबर हो जाएगा। हाँ सिस्टर भी देख रही है तो उनका भी भाई, ठीक है, गलती होगी, दोनों लोग का, भाई और बहन दोनों का मतलब बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए देख लीजिएगा। अगला देख लीजिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है,
ये पद्यांश दिया गया है और ये पद्यांश आपको पढ़ना है। नीचे दिए गए क्वेश्चन का आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। समझ में आया? समझ में आया? चलिए, अब कहोगे सर ये पद्यांश भी सॉल्व करा दो, तो भैया पद्यांश इस वीडियो में रहने दीजिए, क्योंकि पद्यांश अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, तो पद्यांश इसको छोड़ दीजिए। बस इतना जानिए कि आपके पेपर में 2 पद्यांश आएगा, उसमें से किसी एक पद्यांश को हल करना होगा और पद्यांश 10 नंबर का आएगा और क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, पद्यांश के ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे। आपके पेपर में जो 5 नंबर प्रश्न होगा, इसमें 2 प्रश्न होंगे, 5वां का क और 5वां का ख। 5वां के क में आपसे लेखक का साहित्य परिचय, जिसे आप जीवन परिचय भी बोलते हो, और 5वां ख में आपके कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहां पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है, वासुदेव शरण अग्रवाल का है, आपको जो याद है लिख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त का है, सुमित्रानंदन पंत का है, रामधारी सिंह दिनकर का है, जो इसमें से याद है आप वो लिख सकते हो। देखो मैं 5 जीवन परिचय बता रहा हूं, इनको तैयार कर लो, ये लेखक का भी और कवि का भी आपका क्लियर हो जाएगा। एक वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लीजिए, महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लीजिए और सुमित्रानंदन पंत का तैयार कर लीजिए। बस ये 5 तैयार कर लीजिए, आपका 10 नंबर आपके जेब में है, लेखक और कवि का दोनों का क्लियर हो जाएगा। समझे मेरी बात? चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, इनका कहानी का सारांश लिखना है, ये भी आ सकता है। ठीक, तो ये मैं करा दिया हूं, बहादुर का भी मैंने लिखवा दिया है, पंचलाइट का भी लिखवा दिया है, दोनों तैयार कर लीजिए। कोई एक आ जाएगा, आप एक आराम से कर लेना, ठीक है ना। चलिए, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहां पर हर खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हैं, उनमें से किसी एक का आंसर आपको देना है और आपके जिले में जौन सा खंड काव्य चलता है उसी खंड काव्य का आंसर देना है। जैसे कि हमारे जिले में आपका वो चलता है, सत्य का जीत खंड काव्य चलता है, क्योंकि हम बलिया जिले से। तो यहाँ पर सत्य की जीत खंड काव्य 5वां है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं अथवा करके, इसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। तो आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि सर हमें कौन से खंड काव्य तैयार करना है, वो आपको बता देंगे, वो आपका तैयार करा देंगे, क्योंकि खंड काव्य आपके ऑफलाइन टीचर ही करा सकते हैं। ठीक, अब खंड ख शुरू होता है यहां से। अब खंड ख में पहला क्वेश्चन 8वां होगा और 8वां में भी 2 क्वेश्चन होंगे, क और ख। संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश, ये दोनों आएगा मेरे भाई। तो संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश में क्लियर करा दूंगा, इनको रहने दीजिए। आज की इस वीडियो में 7-7 नंबर का आएगा, 7 नंबर का गद्यांश भी आएगा, 7 नंबर का पद्यांश भी आएगा। 2 गद्यांश आएगा, 2 पद्यांश आएगा, एक सॉल्व करना रहेगा। बस संदर्भ लिखकर उसका हिंदी में अनुवाद कर देना रहेगा, इतना काफी रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए ऊपर मैं वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला हूं, क्योंकि इसका मैं लिख रहा हूं, अभी बहुत सारे गद्यांश लिख भी दिया हूं, तो इसके ऊपर वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊंगा। ठीक है ना। चलिए, सर्दी भी हो गई है, खांसी भी हो गई है, अभी तक तो एक बार भी खांसा नहीं, इसे बहुत शुक्रिया अदा है। अभी गोड़ ला के वीडियो बना रहा था कि भैया बीच में खांसू मत, वीडियो कुछ बेकार ना हो, बस इसलिए। और भगवान की कृपा है कि अभी तक खांसी नहीं, लेकिन अब कंठ खजुला रहा है, अब आएगी। सॉरी, पहले सॉरी बोल देता हूँ। ठीक है ना। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको 4 मुहावरा दिया जाएगा पेपर में, क्वेश्चन नंबर 9 में। उसमें से एक मुहावरा का अर्थ लिखना है और उसको अपने से वाक्य में प्रयोग करना है, मतलब उससे कोई एक वाक्य बना देना है। सिंपल सा कोई भी वाक्य, राम आम खाता है, ये ऐसा वाक्य। मान लो कि आम मुहावरा है, तो आम लेकर आप एक वाक्य बना रहे हो, तो राम आम खाता है बना सकते हो, या तुम आम खाते हो, बस उस वाक्य में आम होना चाहिए, इसको बोलते हैं वाक्य बनाना। ठीक, देखिए, पहला है तलवार की धार पर चलना, मतलब बहुत कठिन कार्य करना, इसका अर्थ हो जाएगा। तो आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हो कि बोर्ड एग्जाम को लेकर अभी हम तलवार की धार पर चल रहे हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम को लेकर हम बहुत मेहनत, बहुत कठिन कार्य कर रहे हैं। समझ में आया। चलिए, टका सा जवाब देना, इसमें से कोई एक ही करना है, लेकिन मैं चारों करा देता हूं। टका सा जवाब देना यानी कि साफ इनकार कर देना। लिखना कि मेरी बातों को पापा ने साफ इनकार कर, मेरे पापा ने टका सा जवाब दिया, मतलब मेरी बातों को इनकार कर दिया, मुझे इनकार कर दिया। दाल में काला होना, मुझे तो बोर्ड एग्जाम के पेपर में दाल में काला लग रहा है, बस दाल में काला होना मतलब कि शक होना। ठीक, नमक मिर्च लगाना यानी कि चढ़ा बढ़ा देना, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे अपठित गद्यांश दिए जाएंगे, जैसे कि इंग्लिश के पेपर में अनसीन पैसेज आता है,
जो कि बुक से नहीं आता है, वो कहीं से भी पूछ दिया जाता है, वो अपने से बना के दिया जाता है, उसको पढ़ के उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक उसी प्रकार ये एक आपको गद्यांश दिया जाएगा जो कि अपठित रहेगा, ये आपके बुक से नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट कोई नहीं होता है, ये अपने से बना के देगा जो आपका पेपर बनाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसको पूरा पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इन सारे क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन रहेंगे, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है, और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी गद्यांश में देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे अभी हमने गद्यांश में ढूंढ ढूंढ के लिखा ना आंसर, उसी प्रकार तो इसमें भी करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये तो सबसे आसान है, ये सभी लोग कर लेंगे, ये तो मुझे मालूम है। ठीक है, चलिए 11 नंबर आइए क्वेश्चन। अब 11 नंबर यहां से आपका हिंदी व्याकरण शुरू हो जाएगा। हिंदी व्याकरण तो 9 नंबर से ही शुरू हो गया है। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा शब्द युगम। 11 का पहला है निम्नलिखित शब्द युगम का सही अर्थ चयन कर लिखिए। पहला है वसन व्यसन का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा वस्त्र और आदत। दूसरा अंबुज और अंबुद, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कमल और बादल। ये बीच में जो डैश दिखाई दे रहा है इसका अर्थ होता है और। ठीक, इस तरह। चलिए आगे आइए। 11 का ख नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। 4 शब्द दिए जाएंगे, एक शब्द का 2 अर्थ लिखना है, एक शब्द का 2 अर्थ। जैसे कि पहला अंबर, तो अंबर का 2 अर्थ क्या हो सकता है, एक आकाश हो सकता है, एक वस्त्र हो सकता है। दूसरा है पट, तो पट का 2 क्या हो सकता है, पर्दा हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाँ वस्त्र भी हो सकता है। विधि, विधि का 2 अर्थ क्या हो सकता है, कानून हो सकता है, और एक नियम भी हो सकता है। ठीक, अब चौथा है जैसे कि नाग, नाग यानी कि आप सांप भी लिख सकते हो, और नाग मतलब हाथी भी होता है, तब हाथी भी लिख सकते हो, सर्प भी लिख सकते हो। ठीक, चलिए आगे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। अब यहां पर 11 का ग नंबर क्वेश्चन में अनेक शब्दों का एक शब्द लिखना है। जैसे पहला है कि जो आंखों के सामने हो, ये बहुत सारे शब्द से मिलकर बना है, बहुत ये बड़ा वाक्य है, इसको एक शब्द में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब होता है जो आंखें के सामने हो। समझ में मेरी बातों को। चलिए बी नंबर इसका सही हो जाएगा। दूसरा है जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, सी नंबर ऑप्शन सही। जिज्ञासु मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला। चलिए 11 का घ नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 4 दिया जाएगा, गलत वाक्य दिया जाएगा, इसको शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि पहला, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इसका आप शुद्ध बना के लिख सकते हैं ना, तुम कुर्सी पर बैठे हो, ऐसे तुम तो तुम कुर्सी पर बैठे हो, इसमें अंतर है कि नहीं। इसे सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, आप लिख सकते हैं कि इस सरोवर में अनेक खिले हैं। इसको थोड़ा चेंजिंग कर लेना, अपने से अर्थ अपने हाथ से बना लेना। ठीक, इसमें अभी बनाने बैठूंगा थोड़ा दिक्कत होगा, आप अपने से बना लेगा। 12 नंबर क्वेश्चन में क ख ग होगा। क में आपसे रस पूछा जाएगा, ख में आपसे अलंकार, ग में आपसे छंद। तीनों 2-2 नंबर के आएगा, टोटल 6 नंबर का। और ये मैं 2-2 3-3 वीडियो में करा चुका हूं, तो आप जाके उन वीडियो देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप सर्च कर सकते हो रस छंद अलंकार बाय देवासर क्लासेज, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आएगा पत्र लिखने के लिए। एक देखिए, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। बैंक में आपको खाता खुलाना है, ऋण प्राप्त करना है, उसके लिए आवेदन पत्र लिखना है। ठीक, शहर में फैली संक्रामक बीमारी के तरफ से जिला अधिकारी को ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र यानी कि प्रार्थना पत्र लिखिए। आप 2 पत्र तैयार कर लीजिए, एक साफ सफाई के लिए और एक ऋण प्राप्ति के लिए बैंक से या खाता खुलवाने के लिए। आपका काम बन जाएगा, यही आपका पेपर में आ जाएगा, 6 नंबर आपको दे के जाएगा। ठीक, चलिए आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर होगा, और यहां पर आपसे पूछा जाएगा निबंध, जो कि 9 नंबर का होगा। आपसे 5 निबंध दिया जाएगा, उसमें से किसी एक निबंध को आपको लिखना होगा। ठीक, अब जैसे आप पर्यावरण प्रदूषण तैयार कर लीजिए, देश में बेरोजगारी की समस्या तैयार कर लीजिए, आतंकवाद तैयार कर लीजिए, ठीक, और जनसंख्या वृद्धि तैयार कर लीजिए, ये सब तैयार कर लेंगे आप, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक, चलिए आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आज की वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, और एक बात और, मैं बहुत जल्द सारे मॉडल पेपर बता दूंगा। इसके बाद मैं सोच रहा हूं कि इंग्लिश का या केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ का जो आपको मॉडल पेपर पहले चाहिए वो आप बता देना। हाँ, इस मॉडल पेपर को मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में दे दूंगा। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। सर्च क्या, आप हम बता देते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर चले जाइएगा। और यदि टेलीग्राम पर ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि टेलीग्राम पर बड़े से बड़े फाइल भी चले जाते हैं, तो वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, आईडी बना लीजिएगा और सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर देवासर क्लासेज।
तो आपका चैनल मिल जाएगा। उस पर आपको क्या कर लेना है, ज्वाइनिंग कर लेना है। ज्वाइनिंग करना बिल्कुल फ्री है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ज्वाइनिंग जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई। वहां पर मैं मॉडल पेपर नहीं, हर अपडेट में सबसे पहले दे देता हूं। देखिए, वीडियो बनाने में समय लगता है, लेकिन जैसे अपडेट आता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर तुरंत ग्रुप में हम लोग डालने की कोशिश करते हैं, जैसे सबसे पहले हम आपको बता सकें। ठीक, तो आप ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो सबसे पहले आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स मिल जाएंगे, आपसे पढ़ाई से रिलेटेड, और डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, मतलब पीडीएफ मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक, और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप डे टू डे वहां पर भी बात कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर वहां पर दिख जाएगा, ये दे दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।